हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में हम सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यूपीएससी पीवाईक्यू के द्वारा समझ रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी 10 से 12 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। हम हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छे से समझते हुए चलते हैं। साथ ही यूपीएससी अपने ऑप्शन को किस तरह से सेटअप करता है हम उसको भी समझते हुए चलते हैं, जिससे भविष्य में आने वाले क्वेश्चन को हम इजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये सीरीज चल रहा है यूपीएससी पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यू। इसमें एक्चुअली इस चैप्टर के आज मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज है, सैलिएंट फीचर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन हम देखेंगे। 1995 से 2026 के बीच के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ ब्रीफ एक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। हम जितनी बार रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट उतनी अच्छे से कॉम्प्रीहेंड होगा और फैक्ट हमारे माइंड में उतना अच्छे से स्टोर होता है। तो पिछले लेक्चर में एक्चुअली हमने मोस्टली जो देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया था, उसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या था, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के किस मिशन के थ्रू वो आया था। तो हमने पता था ना, कैबिनेट मिशन के थ्रू आया था। और ये जो हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा इनेक्ट हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा इनफोर्स में हुआ था। ये सब अगर हमने देखा था एक्चुअली। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है कॉन्स्टिट्यूशन के, इस वाले चैप्टर में भी करेंगे। पिछले वाले में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। डिफरेंट डिफरेंट जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फीचर्स है उसको अडॉप्ट किया गया है। हम देखेंगे अभी क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ का अडॉप्ट किया गया है। मोस्टली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, हमने बताया था कि वो कुछ पार्शली इलेक्टेड था, पार्शली नॉमिनेटेड था। लेकिन जो इलेक्शन हुए थे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे और फ्रेंचाइजीज थी वो लिमिटेड फ्रेंचाइजीज थी। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जो हमने पता था जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। लगभग 29 अगस्त 1949 को हमारा ये 1947 को ये हमारा हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है। और ये जो पूरा जो है लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन समथिंग ये प्रोसेस लगा था। तो लगभग मोटा मोटा 3 साल याद भी रख सकते हैं, नहीं तो ये पीसीएस वगैरह में पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है। ये है। बाकी हमें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने टाइम लाइन दे दिया है आपको रिवीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ओवरऑल जो कॉलोनी इरा से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था। स्पेशली जो रेगुलेटिंग एक्ट से आया था, फिर ये जो हमारा ये चार्टर एक्ट हुआ, फिर उसके बाद ये 1857 रिवोल्ट के बाद हमारा जो क्राउन रूल डायरेक्ट स्टेब्लिश हो गया इंडिया में। फिर मॉन्टेविलो रिफॉर्म, मोंटेग्यू रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, फिर बाद में कैबिनेट मिशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसको अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया। फिर उसके बाद जिस दिन हमने इन्फोर्स किया उस दिन हम फुली रिपब्लिक कंट्री बन गए। ये मोटा मोटा है। इसके आधार अभी देखेंगे क्वेश्चन में, ये सब में क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन हम हिस्ट्री वगैरह सेक्शन में करेंगे, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। मोस्टली लोग हिस्ट्री में कराते हैं, लेकिन याद रखना है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से स्टार्ट होता है 1773 रेगुलेशन एक्ट से। और लास्ट में जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था तब यहाँ से हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। अब देखिए, हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखें, पॉज करें, खुद सॉल्व करें, फिर उसके बाद एनालिसिस देखें, जिससे आपको देखेंगे कि मैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे करेक्ट आंसर पे पहुंच रहा हूँ, कैसे ऑप्शन को एनालाइज कर रहा हूँ। तो इस तरह से एग्जाम में ऐसे ही पढ़ना होता है, ऐसे एनालाइज करके करेक्ट आंसर पे पूछना होता है। अगर नहीं तो ज्यादातर बच्चों को क्या है, क्वेश्चन समझने में और क्वेश्चन समझने के बाद फिर सही आंसर मार्क करने में डिफिकल्टीज होती है। तो हमें को देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया है और हमें यहाँ क्या पूछा है, सिलेक्ट द आंसर, करेक्ट आंसर पूछा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है। तो ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पावर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट पे क्वेश्चन है। जनरली इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, अब आने लग गया है। तो हमें याद रखना है पार्ट, आर्टिकल वर्बैटिम वो पूछने लग गया है। तो हमें पता है कि जो पार्ट 9 है, जो पार्ट 9 है, तो पार्ट 9 क्या है, पार्ट 9 जो हमारा था वो पीआरआई के बारे में है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में है। और पार्ट 9 बी जो है, पार्ट 9 बी जो है हमारा यही है। पार्ट 9 बी हमारा जो ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है। पार्ट 9 ए जो हमारा है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। और जो पार्ट 9 बी जो है, पार्ट 9 बी जो है वो क्या है, वो कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। 97th अमेंडमेंट एक्ट में इसको लाया गया था। और ये 74th में, और ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है, ये पार्ट 18 में हमारा इमरजेंसी प्रोविजन दिया है, जिसमें 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है ना। ठीक है।
आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में, ठीक है? तो ये हमें याद रखना है तीनों आर्टिकल। तो ये भी ठीक है पार्ट। प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन द पार्ट 20। यस, बिल्कुल ठीक है। पार्ट 20 में एकमात्र आर्टिकल दिया है, उसमें कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 368। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो पावर है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो सारा का सारा इसी आर्टिकल में दिया हुआ है, इसी आर्टिकल से गवर्न होता है। तो ये तीनों पार्ट के क्वेश्चन थे और तीनों में बिल्कुल तीनों के तीनों बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन जो होता है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमें ये कि जो पार्ट है मोटे-मोटे हमें याद रखना है कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास कितने पार्ट थे? हमारे पास लगभग 22 पार्ट थे, तो उसके बाद अभी कितने हो गए? 25 पार्ट हो गए, ठीक है? हमारे पास 8 शेड्यूल थे, 8 से हमारे पास 12th शेड्यूल हो गए। फिर हमारे पास लगभग 395 आर्टिकल थे स्टार्टिंग में, अभी कितना हो गया? लगभग 448 आर्टिकल हो गए। अब मोटा-मोटा हमें याद रखना है पार्ट जो मोटा-मोटा जो होता है उसका ऑर्डर याद रखना है कि पार्ट 1 में क्या है? यूनियन टेरिटरी है, पार्ट 1 में पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में हमने बताया था फंडामेंटल राइट्स हमने कवर कर लिया है। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में डीपीएसपी है ना? पार्ट 4 में डीपीएसपी है। फिर पार्ट 4 ए में क्या है? पार्ट 4 ए में क्या है? ये हमने देखा था ना कि अलग से 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। ये क्या था? ये पूरी की पूरी फंडामेंटल ड्यूटी है। ऐसा भी आज हमने ये फैक्ट देखा कि जो पार्ट 9 है वो पीआरआई के द्वारा है। पीआरआई और जो पार्ट 9 है, जो पार्ट 9 ए है वो हमारा म्युनिसिपैलिटी हो गया। पार्ट 9 बी जो होगा वो क्या हो गया? हमारा पार्ट 9 ए जो होगा म्युनिसिपैलिटी, पार्ट 9 बी जो हो गया ये कोऑपरेटिव से जुड़ा है। पार्ट 18 जो हो गया ये हमारा क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। पार्ट 20 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारे पार्ट हमें याद रखना है। और मोटा-मोटा एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है, बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से, बहुत साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज़ होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखेंगे कैसे स्टार्ट होता है यूनियन टेरिटरी से, फिर सिटीजनशिप से, फिर फंडामेंटल राइट से, फिर डीपीएसपी से, फिर हमारा ड्यूटी से, फिर हमारा यूनियन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद यूनियन के बाद स्टेट आ जाता है, फिर सेंटर स्टेट रिलेशन वगैरह आते हैं, फिर बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो आ जाते हैं। इस तरह से हमें याद रखना है मोटा-मोटा। तो हम देखेंगे कि हम आगे किस तरह के क्वेश्चन कर पाएँगे। ये आपको हमने एनालिसिस के लिए दिया है, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 24 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया है? ये हमारा जो 7th शेड्यूल है, जो 7th शेड्यूल है उसपे क्वेश्चन है। उसमें बताया ना 3 लिस्ट दिया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 में किसकी बात है? सेंटर लिस्ट है। लिस्ट 2 किसका है? स्टेट लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट 3 कितना है? कौन-सा लिस्ट है? कनकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट किसके लिए होता है? एक्सक्लूसिवली सेंटर के लिए होता है। स्टेट किसके लिए होता है? स्टेट के लिए होता है। कनकरेंट क्या होता है? दोनों बना सकते हैं। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का जो होता है जो जुरिसडिक्शन वो स्टेट पे ओवरऑल होता है। कुछ एक्सेप्शन है, बाद में देखेंगे इसको, इस तरह के जब क्वेश्चन आएँगे तो, ठीक है? ये हम आगे वाले क्लासेस में देखेंगे तो, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन रहता है, इसमें दिया है कि अब इसमें ना हमें अब याद रखना है कि ये जो डिवीज़न है क्यों किया गया? कुछ कुछ जो सब्जेक्ट मैटर है उसको सेंट्रल लिस्ट में क्यों रखा गया है? कुछ सब्जेक्ट मैटर को स्टेट लिस्ट में क्यों रखा गया? तो हमें पता है कि जिसमें पूरे कंट्री में एक यूनिफ़ॉर्म लेजिस्लेशन बनाने की बात की गई थी, ठीक है? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, उसपे जिसपे एक नेशनल पर्सपेक्टिव से काम होना चाहिए, वो सेंट्रल लिस्ट में है। जो चीज़ें स्टेट को स्टेट लेवल पे ही काम होना चाहिए, जितना जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है स्टेट लेवल पे होना चाहिए, तो स्टेट लेवल पे है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे क्या है कि हमारा क्या है मैंडेट है स्टेट का कि वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भी है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसको कंकरेंट में डाल दिया जिसमें दोनों काम कर सकते हैं बढ़-चढ़ के, ठीक है? ये मोटा-मोटा इसका जो उसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना कि ये क्यों क्लासिफिकेशन किया गया, ये याद रखना है। एक होता है रेजिड्यूरी पावर, जो हमारा रेजिड्यूरी पावर किसमें दिया गया? वो सेंटर के पास होता है। इन तीनों में जो ज़िक्र नहीं होता वो रेजिड्यूरी पावर हो जाता है। अब ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अब देखिए इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, आर्टिकल 361 में वही है, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के में है, लेकिन ये स्टेट लिस्ट में दिया, ये बिल्कुल गलत है। हमें पता है जब दो स्टेट वन हो गया, स्टेट टू हो गया, इन दोनों के बीच जो ट्रेड होगा तो ये मोस्टली सेंटर यहाँ इंटरवेन करता है, तो ये सेंटर के बीच में बात होती है। तो होगा दो स्टेट आपस में लड़ते रहेंगे, इसलिए सेंटर को दे दिया गया है। फिर देखिए इंटर स्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, फिर वही बात हो गई। इंटर स्टेट माइग्रेशन हमें हमने देखा था ना, ये कोविड के समय में ये न्यूज में था, उसी से एक्चुअली ये क्वेश्चन भी पिक हुआ है, ठीक है? तो इंटर स्टेट माइग्रेशन क्या हो जाएगा? ये सेंट्रल लिस्ट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर
इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट। बिल्कुल, जो इंटर स्टेट जो क्वारंटाइन है, जो कोविड के समय लॉकडाउन हुआ था तो उसमें ना लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिली ये लॉकडाउन डिक्लेयर करने की? ये कुछ एपिडेमिक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, और ये जो इंटर स्टेट क्वारंटाइन है ये यूनियन का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट। बिल्कुल गलत, हमने पढ़ते हैं ना जो जितने भी जीएसटी में है और ये इनकम टैक्स में जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो सारे के सारे कॉर्पोरेट टैक्स सेंटर के पास जाते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि ये जो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है ये उसमें यूनियन के सब्जेक्ट में है। तो ये याद रखें। इनकम इनकम जो भी है, चाहे पर्सनल इनकम है चाहे कॉर्पोरेट इनकम है, मोस्टली ये सेंटर के पास है। कुछ एक्सेप्शन जैसे एग्रीकल्चर का जो इनकम है वो स्टेट के दायरे में है। ठीक है, लेकिन हम एग्रीकल्चर के इनकम पे अभी हम टैक्स करते नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो स्टेट के दायरे में है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है उस चीज का, तो इसलिए वो अभी इनकम टैक्स जो एग्रीकल्चर इनकम पे अभी हमारा इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है और ओवरऑल जो इनकम टैक्स है वो हमारा यूनियन लिस्ट में है। तो मोटा-मोटा याद रखते हैं, ईज़ी क्वेश्चन था, फैक्चुअल था लेकिन लॉजिकल था। अब इसमें क्या है, ये जो अब जब आप 7th लिस्ट पढ़ेंगे जो डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है, तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें तो हमें याद रखनी है, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो आ जाएगा कि जैसे कि कौन सी जो करेंसी है यूनियन के पास होगी, साइबर सिक्योरिटी है यूनियन के पास होगी, एक्सचेंज वगैरह जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है यूनियन के पास होगी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास होगा, हेल्थ स्टेट के पास होगा, लैंड स्टेट के पास होगा, पुलिस स्टेट के पास होगा। ठीक है? ऐसे कंकरेंट लिस्ट में क्या है, जैसे हमें पता है ना एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में होगा, स्पेशली मेडिकल वो इस तरह से, और हमें पता है फॉरेस्ट वगैरह हो गया, लेबर लॉज वगैरह हो गया, कंकरेंट लिस्ट में हो गया। तो इस तरह से हमें भी याद होना चाहिए कुछ चीजें, लॉजिकली थोड़ा सा इसको इस लिस्ट को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है इस पे। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं सेवन शेड्यूल पे। सेवन शेड्यूल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताएं हमें, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दें। जो 7th शेड्यूल है उसके करस्पॉन्डिंग आर्टिकल क्या है? हर एक शेड्यूल का एक करस्पॉन्डिंग आर्टिकल है, तो 7th शेड्यूल का करस्पॉन्डिंग आर्टिकल आर्टिकल कौन सा है? कौन से आर्टिकल में जो डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है बताइए हमें। हम एक्चुअली पहले पढ़ चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दें। आगे बढ़ते हैं। एक की कॉन्सेप्ट याद रखना है कि तीनों डिवीजन किस तरह से है, तीनों डिवीजन किस तरह से है, उसके पीछे का रैशनल क्या है। ठीक है, और मोटा-मोटा हमें अगर याद रखेंगे कि जो कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, जैसे हमें बताया गया ना कि जैसे पब्लिक ऑर्डर अभी स्टेट के सब्जेक्ट में है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि पब्लिक ऑर्डर को सेंटर के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो पब्लिक ऑर्डर है, आगे के लिए आजकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट लॉ होते हैं। इसी और इन 2 स्टेट के बीच में कुछ लूप होल होते हैं, उसी को जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो हमारे, तो इसी को बताया कि पब्लिक ऑर्डर अब बात की जा रही है कि उसको इसमें सेंट्रल लिस्ट में लाने की बात की जा रही है। ऐसे भी जिसे बताया गया जो 7th शेड्यूल है वो 1950 में डिवीजन किया गया था, और मोस्टली ये जो हमारा क्या है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लिया गया है। तो लगभग हमारा ये मान के चलिए 90 ईयर हो गए हमारे इसको। तो ये इस तरह का आर्केइक डिवीजन है। तो इसको एक बताया जाता है, इसमें न्यूज में भी चलता है कि 7th शेड्यूल को फिर से हमें जो उसका डिवीजन है साइंटिफिकली एक कमिटी बैठा के उसको फिर से देखना चाहिए। और हमें पता है कि उस समय बहुत सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी था, तो बहुत इंपॉर्टेंट पावर जो सेंटर को दे दी गया है, लेकिन वो स्टेट लेवल पे अच्छे से वर्कआउट किया जाता है। तो मोर डिवोल्यूशन ऑफ पावर स्टेट को होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नेशनल इंपॉर्टेंस है, दूसरी पब्लिक ऑर्डर हो गया। ठीक है, और ये सबको हमें सेंट्रल लिस्ट में लाना चाहिए। तो इस तरह का हमें, और जो नए नए से जो सब्जेक्ट आ गए, जिससे हमें पता है सर्विस टैक्स, उसमें सर्विस टैक्स हो गया, उस समय कोई बातें नहीं थी तो उसका जिक्र नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की कोई बात नहीं है, आईटी वगैरह की बात नहीं है, तो सारा का सारा जुडिशल किसके अंडर में आ जाता है? सेंट्रल के दौर में। लेकिन आजकल क्या होता है, हर स्टेट का तो पता है, हर स्टेट आईटी के अंडर में फंक्शन करता है, और स्टेट में साइबर सिक्योरिटी वगैरह होता है। तो माना जा रहा है कि उस समय का जो डिवीजन था उसको अब थोड़ा अपडेट करना चाहिए, और करंट के जो रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली पिछले क्वेश्चन ये हमने कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पिछली बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, दो स्टेटमेंट दिया है, उसमें क्या पूछा है, करेक्ट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से पहले स्टेटमेंट देखा, दो स्टेटमेंट ये दिया है और हमें पूछा करेक्ट पूछा है। तो एग्जाम में पहले ये देखना है, स्टेटमेंट देखना पूछे, पहले पूछे देखा है कि क्या मार्क करना है। और जब हमें पता है जब इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन रहते हैं तो हमें दो स्टेटमेंट के बीच में कुछ लॉजिकल कंक्लूजन लगाने के लिए यहाँ पे बिकॉज है ना, बिकॉज
लगा के पढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट से पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट 1 ठीक है तो क्यों ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है पहला स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीजन, ये बिल्कुल ठीक है। हमारा 26 नवंबर को हम डेली कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने अब इसमें दिया क्यों मनाते हैं, इसमें क्या है कि इस डेट का रिलेवेंस क्या है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रोटेक्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, गलत है। हमें पता है हम क्यों 26 को नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे जो लगभग 395 में से लगभग 15 जो आर्टिकल थे वो उसी दिन इन्फोर्स हो गए थे, और हमारा पूरा का कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन इनेक्ट किया गया था प्रीएम्बल के साथ में। तो हमें इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारा कब सेट हुई थी, 29 अगस्त को सेटअप की गई थी 1947 में। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बाद में थी तो गलत हो गया, जब दो स्टेटमेंट से एक गलत हो जाता है तो इजी क्वेश्चन का आंसर मार्क करना इजी हो जाता है। वन करेक्ट हो गया, सेकंड थी, सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। हम्म। एक कॉन्सेप्ट इसमें है वही हमें कि याद रखना है, जो मोटा मोटा जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। और जो मोटा मोटा जो हमारा जैसे कि 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को जो हमारा पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो ये सब डेट वगैरह याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो एम्स और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पे हुआ था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब एडॉप्ट हुआ था, इस तरह कुछ डेट है जो यूपी पीसीएस वगैरह में काफी पूछते हैं और यूपीएससी भी आजकल पूछने लगा है। तो डेट को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, चार स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। इफ ए पार्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। देखिए फिफ्थ शेड्यूल पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एरिया है, ठीक है, अगर कोई एरिया है, अगर वो फिफ्थ शेड्यूल में आ गया, फिफ्थ शेड्यूल में आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम, कि उसको फिफ्थ शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया। हमें पता है ना फिफ्थ शेड्यूल किसके लिए है, ट्राइबल एरिया के लिए है, और उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की बात की गई है ना, उनकी ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने की बात की गई है। उनके जो लैंड है, और वो जो लैंड है उनका एलिएशन किसी दूसरे नॉन ट्राइबल के लिए ना हो, उसके लिए किया गया है, ठीक है। ओवरऑल उनका जो सेल्फ गवर्नेंस के लिए दिया गया है उनको। तो मोटा मोटा देखते क्वेश्चन देखिए, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपुल टू द नॉन ट्राइबल, बिल्कुल ये अल्टीमेट पर्पस तो यही था इसका, है ना। तो ये सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। दे शुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्न बॉडी इन दैट एरिया, ये नहीं है, इसके लिए तो एक पेशा एक्ट है, ठीक है, और ये इनको खुद ही ऑटोनॉमी होती है, बिल्कुल ये गलत है। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बिल्कुल गलत है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होता है, बहुत सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट की डिमांड होती रहती है ना, कि बहुत सारे स्टेट हैं जो बताता है कि जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट है, उनको डिमांड की जाती है कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया जाए। ये समय पता है कि हमारे पास टोटल 8+3, 8 जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, और 3 में हमारा ये जो हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर अर्लीस्ट जम्मू कश्मीर था, अब इसको यूटी हो गया, लेकिन फिर उसके बाद ये यूके हो गया था। 11 राज्य है, इसमें तो उनको स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया गया है दर्जा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब अल्टीमेट पर्पज वही था, हमने पता पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि जो ट्राइबल का मेन क्या था, ट्राइबल जो रिवोल्ट हुए थे उसमें यही हुआ था कि जो ट्राइबल लैंड है वहां से उनको फोर्सफुली इविक्ट ना किया जाए, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है उनको रिस्टोर किया जाए, उनका जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। इसीलिए फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल को दिया गया है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका अल्टीमेट पर्पज वही था कि जो ट्राइबल लैंड है नॉन ट्राइबल पीपल को ट्रांसफर होने से बचाया जाए, प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। या अब हमें ये पोटा-पोटा पिछले भी लेक्चर में देखा था, हमें फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल का जो डिवीजन है वो क्यों है, इसमें फिफ्थ शेड्यूल में कौन-कौन से हैं, किन-किन राज्यों में है, लगभग है पता है ना, 10 स्टेट में है। ये हमें 4 स्टेट में है, ठीक है। तो इसमें एएम-टीएम से मैं बताया था याद करने के लिए आपको, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इसमें नहीं है, मैं एम से मणिपुर नहीं है याद करने के लिए। ये मोस्ट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन जो ट्राइबल ग्रुप है उनके लिए है।
ये है मैक्सिमम डिवोल्यूशन ऑफ पावर 6 शेड्यूल में है, ठीक है? इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनते हैं और इनको क्या होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर भी होता है इनके पास, ठीक है? तो ये याद रखना और ये फिर जो होता है इसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनते हैं जो ट्राइबल जो हमारे डोमिनेटेड एरिया है उनके जो पहले वो डिक्लेयर करता है हमारा शेड्यूल एरिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है लेकिन गवर्नर को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल पावर दिया गया आता है ठीक है तो हमने पढ़ा था पिछली बार में ये मोटा मोटा हमें याद रखना है क्यों दिया गया है ठीक है और उसके बाद इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और फिफ्थ शेड्यूल में सिक्स शेड्यूल में अंतर क्या है अगर ये पता रहेगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और मेंस का आजकल बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये ठीक है आगे बढ़ते हैं 2020 का क्वेश्चन है The Constitution of India define the basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. ठीक है The Constitution of India provide the judicial review to safeguard the citizen liberty and preserve the ideals of the which of the Constitution is based. ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन का कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन तो होता नहीं है तो क्वेश्चन कभी कभी कोई रिपीट हो जाता है हमने अर्लियर उसको अगर किसी दूसरे पार्ट में भी इंटरप्रेट कर लिया शामिल कर लिया फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा तो फिर भी ये क्वेश्चन का हम चाहते थे हम लोग आंसर दें लेकिन हमें यह हमने बताया था ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जैसे इसमें दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि जो फेडरलिज्म है सेकुलरिज्म है फंडामेंटल राइट्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ये गलत हो जाएगा ठीक है हमें क्या करेक्ट मार्क करना है ध्यान दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द जुडिशियल रिव्यू to safeguard the citizens' liberty and preserve the ideals of the which constitution is based ठीक है हमें पता है फिर वही दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू हमें याद है ना जुडिशियल रिव्यू जो होता है आर्टिकल 13 जो होता है आर्टिकल 32 होता है आर्टिकल 226 होता है यहाँ से इनडायरेक्टली उनको सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी गई जुडिशियल रिव्यू की जिसमें वो जो कोई लेजिस्लेचर द्वारा जो पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो एक्ट है उसको वो नल एंड अवॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन इसमें कोई जुडिशियल रिव्यू कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई प्रोवाइड नहीं करता है ठीक है तो ये इनडायरेक्ट है ये जो हमें पता था ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ ठीक है रूल ऑफ लॉ और लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं ये कि इसमें जो हमेशा जुडिशियल रिव्यू ये सब होना चाहिए ठीक है और ये हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताएं क्वेश्चन का में कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जुडिशियल रिव्यू जो हमारा है वो किस देश के संविधान से हमने बारो किया है ना किस देश से इंस्पायर्ड है ये हमें क्वेश्चन का आंसर बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें पता होना चाहिए ठीक है इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या है दो कोई भी क्या है दोनों गलत हो जाएंगे ठीक है क्योंकि ये देखिए इस तरह क्वेश्चन में कभी हाफ स्टेटमेंट सही है लेकिन हाफ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करता है ठीक है तो क्वेश्चन में कभी-कभी होता है हाफ स्टेटमेंट सही फैक्चुअली करेक्ट होंगे, दूसरा हाफ स्टेटमेंट गलत हो जाएँगे। तो उसके हिसाब से पूरे स्टेटमेंट के सारे फैक्ट को वेरीफाई करके हमें आंसर मार्क करना होता है, ठीक है? इस एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक? The ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of ठीक है? ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं और ये हमने बताया था 2023 का भी क्वेश्चन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, उससे भी लिया गया है, हमें पता है ना? क्या आंसर हो जाएगा? ठीक ठीक है, देखिए आजकल क्या पूछ रहा है इसमें ये पूछा ये पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो उस समय जब आया गया तो उसमें किसकी सरकार थी ठीक है तो हमें बताया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें कोई इंटरिम गवर्नमेंट था उसमें कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं था लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे जवाहरलाल नेहरू थे ठीक है जवाहरलाल नेहरू थे और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 15(4) जोड़ा गया जो पूरा पूरा रिजर्वेशन का जो दायरा है फिर 19 क्लास 2 का जो रिस्ट्रिक्शन है रिलीवर रिस्ट्रिक्शन हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पे इसको ब्रॉडन किया गया फिर इसी में हमने 9th शेड्यूल जोड़ा ठीक है 9th शेड्यूल क्यों जोड़ा गया था हमें पता है ना कि जो हमारा जो स्टेट का मैंडेट है कि वो वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर करे इग्लिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करे इनइक्वालिटी को कम करे तो जो कॉलोनियल एरा का जो उनकी जो पॉलिसीज थी कि जो लैंड था उसमें जमींदारी सिस्टम था ठीक है जो लैंड था उसमें एब्सेंटी लॉर्डिज्म था लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल स्क्यूड था तो उसी को लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे लॉ हैं जिसको उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो उसको जुडिशियल रिव्यू से उसको इम्यून कर दिया गया था लेकिन अभी पता है ना कि नथिंग इज एबव जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जो जुडिशियल रिव्यू से लगभग है ऊपर नहीं है अब लगभग सारे के सारे हमें जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं लेकिन ये याद रखना कि कब हुआ ये हमारा आईआर कोहलो केस है एक आईआर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो
केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद जितने भी एक्ट 9 शेड्यूल में डाले गए हैं, उन सब का जुडिशियल रिव्यू संभव है। लेकिन केबीसी के पहले का जो जजमेंट है 90 ये होता है ना 1973 में आया था। तो 1973 का जो पहले है उसको तो इम्यूनिटी है। इसके बाद के जितने उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है? तो अभी भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे कि बात होती रहती है कि रिजर्वेशन वगैरह को किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रिजर्वेशन देंगे और वो फिर इलेक्शन लोगों को प्रॉमिस करेंगे उसको 9 शेड्यूल में डाल देंगे। लेकिन वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि लगभग केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी 9 शेड्यूल में भी जो लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है उस पर जुडिशियल रिव्यू संभव है, उसको भी जुडिशरी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हो गया। और हमें याद रखना है कि इन द प्रोविजनल हमें पता है कि इसका पीछे का बैकग्राउंड भी जानना था कि ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था फंडामेंटल राइट का जो इंटरप्रिटेशन था उसको ओवरकम करने के लिए हो गया था ना। चंपाकरण दुराइजन केस हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, रमेश थॉपर केस देखा था। इसके सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था आर्टिकल 15 पे उसको ओवरटर्न करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है? तो ये लाया गया था। तो इसमें देखिए ये तीनों आपको याद होना चाहिए। इसमें 31 बी 31 ए 9 शेड्यूल जिम्मेदारी वगैरह के एवोल्यूशन के लिए 9 शेड्यूल में यही है। हमने पता ना हर शेड्यूल का करस्पॉन्डिंग आर्टिकल है। तो 9 शेड्यूल का करस्पॉन्डिंग आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 ए और 31 बी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 19 का क्वेश्चन ये, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वाइड? फिर वही हमने पढ़ा है ना, विच शेड्यूल। ये हमारा क्या सा है? फिर हमने ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, ये पूरा सीधा सीधा आंसर है। सोचिए जो 90 के क्वेश्चन कर चुका हुआ था वो पहले के बाद के क्वेश्चन कितने इजीली मार्क कर पाता। तो ये याद रखना है आपको कि फिफ्थ शेड्यूल का इसलिए उसका प्रोविजन भी इसलिए लाया गया था कि जो ट्राइबल लैंड है उसको प्राइवेट पार्टी के द्वारा माइनिंग के लिए वो अगर उनके विदाउट कंसेंट से लिया गया, ग्राम सभा का विदाउट कंसेंट से लिया गया तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल में है, ठीक है? और ये एक केस याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये जजमेंट आपको याद रखना है। जब भी फिफ्थ शेड्यूल या ट्राइबल के प्रोटेक्शन की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट के इस केस को हम सब लोग कोट करते हैं। कि सामंथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रांसफरिंग ट्राइबल लैंड टू शेड्यूल एरिया टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग वायलेट द फिफ्थ शेड्यूल एंड इज उसको उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। तो ये सामंथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? ये चीज है। 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल ठीक है, हमने देखा था ना। वो लॉ कर सकता है और करता भी है, ठीक है? और हमें पता है कि फर्स्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। इसका पर्पज भी यही था कि 31 ए 31 बी जो है इसमें कुछ ऐसे लॉ हैं जिसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून करने के लिए, लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एग्रेरियन रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये लाया गया था प्रोविजन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। हमें क्या है, करेक्ट मार्क करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। हमें पता था ये पहले तो ठीक था लेकिन अब गलत हो गया। पोस्ट आईआर कोहेलो का केस है। पोस्ट आईआर कोहले के पोस्ट आईआर कोहेलो जो 2009 में केस था उसके बाद क्या होता है, इसमें जितने भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे हमें याद है, हमें इसमें दो डेट याद रखना है। 9th शेड्यूल में जो इंट्रोड्यूस हुआ तो कुछ तो हमारे केशवानंद भारती केस ये हुआ, जैसे कि ये 1950 में हमारा 1951 से ले लीजिए 50 में ले लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन बना। केशवानंद भारती केस तो यहाँ तक जो इंट्रोड्यूस किया उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन केशवानंद भारती के बाद जो अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू संभव है, ठीक है? तो इस टाइमलाइन को याद रखना है। और इसमें ये भी याद रखना है कि जैसे कि इसलिए कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रेट्रोस्पेक्टिवली जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है। तो जजमेंट तो 9 में, लेकिन इस पे जो 9 शेड्यूल पे जो जुडिशियल रिव्यू का एप्लीकेशन हुआ वो आपका केशवानंद भारती के केस के बाद से हुआ। तो ये भी याद रखना है कि जो जुडिशियल रिव्यू हो बैक डेट से भी इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है? स्टेटमेंट कभी बना सकते हैं ये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा इसका, ठीक है? कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, ये तीन हमें पूरा का पूरा, जैसे कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, 9th शेड्यूल में क्यों जोड़ा गया था, इसके पीछे का जो करस्पॉन्डिंग आर्टिकल हमने 31 ए 31 बी देखा था। और हमने ये देखा था कि इस पे जो आईआर कोहेलो केस था उस कोहेलो कोहेलो केस में पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन क्या था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है? और करंट का जो स्टेटस है उस पे 9th शेड्यूल में ये क्या है,
ठीक है? तो ये हमें पूरा ये कॉन्सेप्ट है, पता बताया मैंने, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे मेंस में भी पूरा का पूरा क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट आईआर कोएलो पे इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें याद रखना कि अभी क्या है, मोस्ट ऑफ द ये कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग सारे प्रोविजन पे एक जुडिशियल रिव्यू तो होता है। अगर पूरी तरह से नहीं होता, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू तो होता ही होता है, ठीक है? याद रखिए, मोस्टली आईआर को ये मिनर्वा मिल केस में ना, मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नथिंग इज एबव जुडिशियल रिव्यू, है ना? और जुडिशियल रिव्यू जो होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। तो ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है आप। 17 का क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनली। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, देखिए पहले ये पूछते हैं कि इसमें चार स्टेटमेंट दिया है, इसमें पूछा है जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, जो व्हाट जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली कहाँ से लिया गया है? इनडायरेक्टली हमें आर्टिकल आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में है। 13 में कौन सा है? आर्टिकल 13(2) में क्या है? अगर कोई भी ऐसा जो पार्लियामेंट लॉ लाता है जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करता है, तो उसको क्या कहता है? वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको अनवाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? और आर्टिकल 32 में बताया ना, ये क्या है? ये हमारा क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाके अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है? तो इसको जुडिशियल रिव्यू पावर हो गया। 26 में जो हाई कोर्ट है उनके पास पावर दी गई है, अभी बताया। और ये जो हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पावर है, ज्यादा है, मतलब इसमें हम फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट को भी इन्फोर्स करा सकते हैं। ये भी याद रखना है कि 226 बहुत इंपॉर्टेंट है और 32 में 26 में डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये तीनों आर्टिकल ही जुडिशियल रिव्यू का जो बेसिस होता है वो होता है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, जैसे कि हमने पता है ना, हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो और एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इन तीनों का फंक्शन अलग-अलग है। तो अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा एक्ट बनाती है जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? उसको रिव्यू करके उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ले जो सिटीजन के राइट्स को इन्फ्रिंज करे, तो जुडिशरी उसको भी क्या नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। इसी का मतलब जुडिशियल रिव्यू होता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे ना जिसमें हमें पता है कि मोटा-मोटा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है या कुछ भी पूछे चीफ पर्पस ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, तो सबसे पहले आँख बंद करके रिकॉल करें एग्जाम में कि ये हमने पढ़ा है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू के जो कॉन्सेप्ट उसको याद रखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के क्वेश्चन मार्क करने में। देखने में बहुत ईज़ी लगता है लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इसका मत यही पूरा है, ठीक है? अगर आप इस स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, जब भी जुडिशियल रिव्यू में क्वेश्चन आए तो इसका डेफिनेशन में यही लिख सकते हैं, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है? तो यही सही हो जाएगा। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटर, ये ऐसा नहीं है, ये हमारा क्या कहते हैं, ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे एक तरह से संविधान में जो एग्जैक्टली तो नहीं है, हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दिया है, ठीक है? तो इसलिए अब इसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस में देखते हैं। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं है। जुडिशियल रिव्यू तभी हो सकता है जब लॉ इन्फोर्स में आए, जब लॉ इनेक्ट हो जाए। अगर कोई पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, अगर उसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि इसको पास नहीं होने दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो जाएगा। क्योंकि जुडिशियल लेजिस्लेचर के पास उनके पास लॉ है, उनके पास पावर है लॉ को इनेक्ट करने का। लॉ इनेक्ट करने के बाद इसमें चैलेंज हो सकता है। इसके पीछे का बैकग्राउंड जैसे 90 जो 9th अमेंडमेंट एक्ट था, एनजीएसी था, उसमें बड़ा न्यूज़ में था। एनजेएसी क्या था? अब बहुत सारे जब इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था ना, जब हमारे लोकसभा में या हमारे पार्लियामेंट में, तभी कुछ लॉयर जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि इसको स्टे लगाया जाए, इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। फाइनली जब सारे वो जो हमारा जो इनएक्टमेंट खत्म हो गया, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया, हाफ ऑफ द स्टेट ने भी उसको रेटिफाई कर दिया। फिर उसके बाद जब लॉ इन्फोर्स में आ गया, तब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में थे, उसको चैलेंज हुआ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया कि ये जुडिशियल जो सुपरमेसी है,
जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसको कर्टेल करता है, इसलिए उसको नन एंड वाइल्ड डिक्लेयर कर दिया था। तो ये याद रखना, ये उस समय नहीं कर सकता कि जब वो लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को इलेक्शन करने से पहले नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। The power of the judiciary to review its own judgment given earlier in the circular are different। ये बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, इनके पास पावर होती है, ठीक है, ओरिजिनली उनके पास ही पावर होती है। लेकिन ये क्या है, उनको ये जुरिस्डिक्शन उनका अलग होता है, ये जुडिशियल रिव्यू से मतलब नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू में यही आता है कि जो लेजिस्लेटिव के जो एक्शन है, एग्जीक्यूटिव के एक्शन है, उसको जुडिशरी जो है चेक करती है, ठीक है। जुडिशरी अपने खुद ही के एक्शन को चेक कर रही है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं माना जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। एक कौन का कोर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए पूरा, ठीक है, कि हमने किस बेसिस पे है। और इसके यही है, इफ ए लॉ और ऑर्डर आर फाउंड टू बी वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच इन्फ्रिंज अपॉन फंडामेंटल राइट आर एक्ससीडिंग लेजिस्लेटिव कॉम्पिटिशन द कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यही जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, और यही आर्टिकल 13(2) में इसका डेफिनेशन दिया है। मतलब इसको दिया है, इसमें पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कि अगर कोई फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो वो जुडिशियल उसका रिव्यू करके उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। 13 का क्वेश्चन है ये। अगेन पहले देखिए क्या पूछा है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई एन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इन द लोकसभा ओनली। ये गलत हो जाएगा। हमें पता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, किसी में इंट्रोड्यूस हो सकता है, कहीं से भी इनिशिएट हो सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी बिल जैसे होता है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसी में भी हो सकता है, ठीक है, हमें पता है। और ये चाहे प्राइवेट मेंबर हो चाहे हमारा गवर्नमेंट हो, ये दोनों कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं लेना होता है। प्रेसिडेंट हमने पिछले पार्ट में देखा था, प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं एसेंट देने के लिए, अगर उनके पास जाएगा तो हो गया। और ये दोनों जो लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में अलग से पास होना चाहिए, कोई ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं होता 108 में, ठीक है। तो ये सब मोटा-मोटा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो आर्टिकल एक्चुअली 368 से क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर इट टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, ये एक वर्ड इसको खाली गलत कर दिया पूरे स्टेटमेंट को। ऐसे देखिए, ये पूरा स्टेटमेंट सही है। अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो हमारा फेडरल कैरेक्टर को हमारा अमेंड करने की बात की गई है, तो उसमें क्या है कि रेटिफिकेशन जो होता है हाफ ऑफ द स्टेट होता है, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट होता है, तो ये ऑल नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सोचिए तो इस तरह देखिए, ये भी स्टेटमेंट हाफ स्टेटमेंट सही था, इस एक फैक्ट की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही था, इस एक वर्ड की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। तो एग्जाम में ऐसे हमें अटेंटिव होकर पढ़ना पड़ता है, तब हम करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नाइदर टू, क्योंकि दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। ये हमें की कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जो 368 है उसका पूरा प्रोसीजर याद रखना है। और हमें क्या याद रखना है कि जो अ, लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें लोकसभा में कौन-कौन से ऐसे बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और राज्यसभा का स्पेशल पावर क्या है, ठीक है? और किस चीज़ में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हो सकता है, किस सिटिंग में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं हो सकता, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? और ये आगे हमने देखेंगे, और 368 हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं, इसको भी किसी लेक्चर में देखेंगे हम लोग। फाइनली हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। लेक्चर कंप्लीट करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं। ये हमने दे दिया आपको स्लाइड रिवीजन करने के लिए, लेकिन फिर भी हम जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा, जिससे एग्जाम में हमें आंसर मार्क करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा-मोटा पढ़ लेते हैं। हमने क्या है कि जो हमने बताया था, इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें पता है कि लगभग 80 टू 85 जो है उसका जो 80 टू 85 परसेंटेज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 से लिया गया है। और जो मोटा-मोटा जितने भी बहुत सारे लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ-वहाँ से कुछ प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए हैं। जैसे हमने बताया यूएस से क्या-क्या है? यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स, हमने बता दिया, जुडिशियल रिव्यू भी यूएस से लाया गया था, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी यहीं से लाया गया था, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पी इन इन अरे इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट हो गया, और ये भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी है, वाइस प्रेसिडेंट का भी है। तो कभी-कभी हमेशा याद रखें कि किसी एक ऐसे इसको मैं इस तरह से याद रखता हूँ। मान लीजिए यूएस हुआ, तो यूएस को एक बार ध्यान में रखा, मोटा-मोटा याद कर लिया क्या-क्या दिया गया था। हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है।
ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वहाँ से कॉन्सेप्ट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी वहाँ से बोरो किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वहाँ से किया गया है, ठीक है? और हमें पता है कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वहाँ से लिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो जुडिशियल वो ब्रिटिशर्स कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ वहाँ से लिया गया है, ठीक है? इस तरह से मोटा-मोटा हमें याद रखना है ये चीज़। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमें पता है पूरा का पूरा बाइकैमरिज्म बाई वो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस में होता है, ठीक है, कैबिनेट फॉर्म है, सारा का सारा इसी से लिया गया है। जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिकल 14 में दिया गया है, वहाँ से लिया गया है। और आयरलैंड से हमें पता है ना डीपीएस पे लिया गया है, और भी एक चीज़ लिया गया है, बताइए? जो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में कुछ मेंबर को, जो एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, उनको नॉमिनेट करने का प्रावधान भी हमें आयरलैंड से लिया गया है। हमें पता है जो हमारा फेडरल है, वो क्या है, हमारा जो ट्रू फेडरल नहीं है, यूएस का ट्रू फेडरल माना जाता है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा फेडरल इन कैरेक्टर बट फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटी इन कैरेक्टर है। और इसमें है कैनेडियन मॉडल से इंस्पायर्ड है कि जो इसमें सेंटर जो होता है स्ट्रांग सेंटर होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमें पता है कि कंकरेंट लिस्ट भी लिया गया है, अभी ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान भी यहाँ से लिया गया है, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स भी यहाँ से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से में जो पूरा का पूरा 368 में जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो भी लिया गया है, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो वगैरह यहाँ से इंस्पायर्ड है, ठीक है। सर मैं इसे मोटा-मोटा आपको याद होना चाहिए। और हमें जापान से लिया गया था, क्या लिया था? हमें वही प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया गया है, ठीक है। और हमने रशिया से कहाँ लिया था, हमें उस दिन पढ़ा था यूएसएसआर से हमने जो क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटी लिया था। जर्मनी से क्या है, जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इमरजेंसी, इस तरह का चीज़ है, तो जर्मनी से लिया गया है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये मैंने आपको रिवीजन के लिए दे दिया है। इसमें क्या है कि ये इतने पॉइंट है, आपको जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि वो लगभग 80 टू 85 जो परसेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है, ठीक है? और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, वो कैबिनेट मिशन के थ्रू, हमने बताया था ना, कौन से मिशन के थ्रू बनी गई थी? कैबिनेट मिशन के थ्रू ना, इसमें 3 मेंबर थे, उन 3 मेंबर ने कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रस्ताव रखा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पावर कहाँ से मिलता है? कैबिनेट मिशन से मिलता है, याद रखना है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें बताया था 7 मेंबर थे, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर थे, ठीक है। और ये हमारा 29 अगस्त 1947 को हमारा जो हुआ था, ठीक है। और क्या है, एडवाइजरी कमेटी के थे, जिससे कि बहुत सारे एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट्स, इसमें सरदार पटेल वगैरह थे, ठीक है। और जो हमारा वही फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, यूएस से लिया गया, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, आयरलैंड से डीपीसीसी, कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर। और जो इंडिया का जो फेडरल कैरेक्टर है, क्या है, फेडरल है प्लस यूनिटरी बायस है, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है, मतलब क्या है, रिजिड भी नहीं है और पूरा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्स है, सर्टेन पावर होते हैं। फ्लेक्सिबल क्या होता है, जिसको बहुत इजीली अमेंड किया जा सकता है, जिसमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पता है ना आर्टिकल 13 हो गया, जिसमें स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टेट के जो बॉर्डर हैं, स्टेट दो स्टेट का नया स्टेट बनाना, ये सब आर्टिकल 3 में दिया गया है। तो ये क्या है कि ये फ्लेक्सिबल प्रोविजन है। रिजिड प्रोविजन क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ना, जो भी ऐसा अमेंडमेंट जो फेडरल कैरेक्टर को भी वायलेट करे, तो उसमें खाली रिजिड प्रावधान दिया गया है कि हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन भी जरूरत है, तो इसके लिए वो रिजिड माना जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मिक्स है, मिक्स ऑफ रिजिड और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर ईयर में हमें याद रखना है कि हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन है आजकल, वो आजकल मिक्स करके पूछ रहे हैं कि बेयर एक्ट से भी पूछ रहे हैं, बेयर एक्ट प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, फिर जितने भी जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट कौन कौन सा अमेंडमेंट लेके आए हैं, और जुडिशियल का जो जो मतलब जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रहा है, और जो जुडिशरी का जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, और जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट का जो वेरियस जजमेंट है, वो सबको मिला के हमें क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ बेयर एक्ट के साथ साथ इसका ध्यान रखना है। और हम हर एनालिसिस में ये सब आपको बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आप फ्यूचर रेडी हो पाए। फ्यूचर के क्वेश्चन है उसको आप इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाए, उसको करेक्टली मार्क कर पाए। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही आती है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आती, जब क्वेश्चन समझ में आता है तो आंसर भी सही से मार्क नहीं कर पाते हैं, और उनको वो ढूँढते रहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो बहुत पेपर बहुत डायनामिक होता जा रहा है, तो हमें भी अपने आप को डायनामिक बनना है, ठीक है? कि बेयर एक्ट को भी जानना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी पढ़ना है, और हमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना है, और ये जो करंट अफेयर में जो उस समय चलता रहता है उसको भी जानना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉलिटी क्वेश्चन है एटलीस्ट हम अच्छे से उसको कर पाएँगे। सो मच फॉर वाचिंग। अगले चैप्टर में जो साइलेंट फीचर है इसके पार्ट 3 को कवर करेंगे। इससे हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होने के बाद लगभग 50 से 60% जो हमारा सिलेबस है, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें यूपीएससी की पॉलिटी को हम चैप्टर वाइज़ प्री-वैक्यू के द्वारा कवर कर रहे हैं। लगभग लगभग 30 से 35 साल के जो क्वेश्चन हैं, लगभग हम अच्छे से कवर कर ले रहे हैं।
इसको प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और हमसे जुड़े रहने के लिए इस टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप वगैरह चैनल पे जॉइन कर सकते हैं, जिससे हम फ्यूचर के पीपीटी वगैरह, फ्यूचर के लेक्चर प्लान वगैरह आपको शेयर कर देंगे यहाँ पे। और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए और इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों को, ठीक है? और अल्टीमेटली वीडियो को वॉच करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।